हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए ऑडिट से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट और साथ ही साथ स्कोप ऑफ ऑडिट। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, चाहे आप बीकॉम पढ़ रहे हैं या कोई भी अदर जो है कोर्स कर रहे हैं, और उसमें आपका अगर ऑडिट का सब्जेक्ट लिया गया है, ऑडिट का सिलेबस लिया गया है, तो ये टॉपिक हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो फटाफट पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ छोटे से बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट होता क्या है? देखिए, जब आपकी कोई कंपनी काम कर रही है तो आप क्या करते हो, अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हो, और वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो कि ये हमारी कंपनी की स्थिति है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि जो चीज़ आप दिखा रहे हो वही सच है? क्योंकि आज के टाइम में जो भी दिखता है वो ज़रूरी नहीं है सच हो। तो इसीलिए बिजनेस का ये बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है मैनिपुलेट करके लोगों के सामने दिखाएं, ताकि लोग आए, उसमें पैसा लगाएं और उनको लगे कि ये कंपनी सही काम कर रही है, अपना 100% अच्छा काम कर रही है। बट उससे पीछे यानी एक्चुअल में जो स्थिति होगी वो हो सकता है कि उसके बराबर ना हो, कुछ अलग ही हो, सिचुएशन अलग हो, काम अलग तरीके से हो रहा हो, बट इन्होंने दिखा रखा है कि लॉस हो रहा है, बट एक्चुअली में इनको प्रॉफिट हो रहा हो, जो कि 2 नंबर से करके ये अपने पॉकेट में निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ पता कैसे चलेगी? क्योंकि हम तो है मासूम, हमें तो बस पैसा लगाना है। हम तो ये देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलती है, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बोल रही है या गलत बोल रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया ऑडिट का, कि यानी जो कंपनीज है या जो काम हो रहा है, कोई भी जो काम हो रहा है उसको चेक करना और उस पर अपना जो है अपने जो भी व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करना कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कि या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। ठीक है, तो जो काम ऑलरेडी किया जा चुका है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का हो या कोई भी अदर वर्क हो, तो उसका दोबारा ऑडिट करना। इसका एक रिसेंटली जो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली में जब सेकेंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये कहा गया था कि हम इसका ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करवाएंगे मतलब क्या था कि जो चीज़ की जा चुकी है, हो चुकी है, या जो स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट ने किया है काम, कि उनको कितनी जो है ऑक्सीजन मिली है और उन्होंने आगे कितनी पास ऑन की है, किन किन हॉस्पिटल को दी गई है, या जो उन्होंने हमें जो स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी है कि इतनी हमने ऑक्सीजन यहाँ दी, वहाँ दी, या फलाना जगह दिया, ढिलकाना जगह दी, उसका ऑडिट करना, उसको चेक करना। इन शॉर्ट कहा जाए तो उसको चेक करना कि जो ये चीज़ बोली गई है, दिखाई गई है, क्या ये जेन्युइन में हुई है या फिर इसमें कोई मिस्टेक है या गलती है, या फिर इन्होंने फ्रॉड किया है। तो इसको कहा जाता है ऑडिट करना। अब ऑडिट को हम यहाँ पे ऑडिट की भाषा में अगर देखें या बुक के लैंग्वेज में हम देखें तो कैसे बोला जा सकता है? ऑडिट में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक, डिटेल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखिए क्या बोला गया है, एग्जामिनेशन। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? एग्जामिनेशन। व्हाट एग्जामिनेशन? कि सिस्टमैटिक, यानी सिस्टम से पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर इस टॉपिक को देखें तो सबसे पहले क्या है, एंट्रीज हुई होंगी, वाउचरिंग हुई होगी, तो वो चेक करना, सिस्टम से चेक करना है कि वाउचरिंग हुई है, उसकी एंट्री की गई है या नहीं, उसको P&L में ट्रांसफर किया गया है, फिर उसको बैलेंस शीट में जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ दिखाया है, या जिस भी स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए वहाँ दिखाया है या नहीं। डिटेल एंड इंडिपेंडेंट, डिटेलिंग में सारा चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना है। एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? बचपन में कई बार आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जो टीचर जो होती है, अगर उनके पास कोई ट्यूशन में बच्चा पढ़ रहा होता है तो और स्कूल में भी वही टीचर होता है, तो उनको क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है या नहीं? तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बट यहाँ पे मेरा जो है उस लोगों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई उसमें प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं गलत एग्जामिनेशन करूँ, अगर मैं गलत अपना स्टेटमेंट दे दूँ, तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरा उनसे पर्सनली कोई रिश्ता नहीं है, प्रोफेशनली कोई रिश्ता नहीं है अलग। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बिल्कुल मुक्त होके कि भाई ये 2 लोग मेरे सामने आए हैं, मैं दोनों में से किसी को नहीं जानती, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मैं जो है एग्जामिनेशन जो इन्होंने दिया है मैं उसको चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की आपका कोई उसमें भेदभाव नहीं है। आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि ये जो भी होगा मैं ठीक होगा तो ठीक लिखूंगा, गलत होगा तो गलत लिखूंगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ
ऑफ किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ का एग्जामिनेशन कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा प्रोवाइड की गई है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जो आपकी पूरी स्टेटमेंट आपकी कंपनी दे रही है ऑफ एनी एंटिटी। अब ये क्या होता है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तभी ऑडिट होगा या कुछ और होगा, किसी भी एंटिटी का हो सकता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो या फिर नहीं। अब कैसे बोला जा सकता है इसको, कि मान लो कोई एनजीओ है, उसको धड़ाधड़ बाहर से पैसा आ रहा है। अब एनजीओ के पास राइट होता है पूरे फेमा एक्ट और उन सब के तहत कि वो अपना लाइसेंस ले सकते हैं और बाहर से जो है पैसा रिसीव कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कहाँ से आया और किस पर्पज़ से आया। अब उनके पास पैसा आ रहा है, अब इनका मोटिव तो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, एनपी या कोई और है। तो यहाँ पे जो पैसा आ रहा है एक्चुअली में क्या वो लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं या अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इनका भी ऑडिट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इनके पास भी पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ लोगों की नीयत बिगड़ सकती है। तो इसलिए चीज़ें चेक करना, ऑडिट करना दोनों में होगा, चाहे आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस हो या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, ठीक है। और फिर इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, और लीगल फॉर्म चाहे किसी भी फॉर्म में हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कुछ भी हो, सो एज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। आप क्या करोगे, आप पूरा एग्जामिनेशन करोगे सिस्टम से, डिटेल से, कोई भी हो, चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, और उसके बाद क्या करोगे, आप अपना एक्सप्रेस करोगे, अपना ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करोगे ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू पे आप अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करोगे। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि जो आपको वहाँ पे लग रहा है, जो आपको सच लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है परंतु कुछ इशू है या कुछ है, वो भी आप उसको बताओगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, कि आपकी नज़र में जो चीज़ ट्रू एंड फेयर आपको लग रही है वो आप उसको दिखाओगे। व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, किसका ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके जो भी अफेयर्स है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उसके ऊपर, इसको कहा जाता है ऑडिट। आई होप आपको इसका ऑडिट का मतलब समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जो अगर आपको समझ में आ गया तो ये डेफिनेशन आपके लिए याद करनी इज़ लाइक मक्खन वाली बात है, आराम से याद हो जाएगी। बट एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है ऑडिट का, व्हेन यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ऑडिट, यू हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग। वाई, बिकॉज देयर आर सम की वर्ड्स जो कि आपको लिखने ज़रूरी है। कैसे, जैसे सिस्टमैटिक, डिटेल्स एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। आप वहाँ पे ये नहीं लिखोगे कि किसी को उठा करके जो है लेके आते हैं बिजनेस की चेकिंग करवाने के लिए, ये मत लिखना, क्योंकि ये हमने अपने टाइम पे भी गलतियाँ की थी। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू कि आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। एज इट इज़ आप इसको याद कर सको तो कर लो, नहीं हो रहा तो समझो, वर्ड्स समझो, क्यों किया जाता है ऑडिट, किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये 3 शब्द समझ लोगे तो ये डेफिनेशन यू गाइस कैन राइट डाउन वेरी इजीली एंड अंडरस्टैंड। पहले इसको अंडरस्टैंड करो, देन इसको ध्यान से याद करने की कोशिश करो अगर नहीं होता। नाउ लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अगर आपको ये मीनिंग समझ आ गया तो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इजी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो चीज़ की क्यों जा रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझना पड़ेगा किसी भी टॉपिक का, नॉट जस्ट ऑडिट, किसी भी टॉपिक का, चाहे आप बिजनेस पढ़ रहे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो। अब ऑडिट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, ऑब्वियसली ताकि आपका उसको पे जो है आप एक्सप्रेस कर सको एक ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उस पर एक एक्सप्रेस ओपिनियन मिल सके, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इशू। अब एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कैसे होगा, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मैंने एक्सप्रेस कर दिया, बट क्या ये ऑडिट हो गया, नहीं। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे पता चलेगा कि इस पर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हुआ है, या कैसे उसका एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करे। आपने कई बार सुना होगा एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जो है टीवी में हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली गई है या ये निकाली गई है। तो वो क्या है कि ऑडिटर कौन सा व्यक्ति होता है जो ये सारे काम करता है, जो सिस्टमैटिक तरीके से, उसकी डिटेल तरीके से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है और अपने ट्रू एंड फेयर व्यू जो है दर्शाता है, अपना ओपिनियन बताता है, वो होता है ऑडिटर। अब ऑडिटर कोई भी नहीं बन सकता, उसके भी अपने एक जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन ऑडिटर बन सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटर का एक ऑडिट रिपोर्ट इशू किया जाता है और उसमें उसका जो एक्सप्रेशन दिखाया जाता है उसके ओपिनियन का, तो ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। मेंटरिंग देयर इन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें वो सारी डिटेलिंग बताता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से हुई है या नहीं, इसमें सारे जो है जो भी आपकी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कौन से फॉलो किए हैं कौन से नहीं किए हैं, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताते हैं। नेक्स्ट कम टू ऑडिटर्स ओपिनियन हेल्प द स्टेक होल्डर इन डिटरमाइनिंग द ट्रू एंड फेयर एज पील्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या है, ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो स्टेक होल्डर्स यानी कि जो शेयर होल्डर, मैंने किसी एक कंपनी में जो है शेयर ले रखे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जो है पतंजलि की ही कोई कंपनी है जो कि मान लो लिस्टेड है, अभी हम बात नहीं कर रहे इसका लिस्टेड है यानी कोई भी कंपनी उठा लो, ठीक है। अगर मैंने उसमें पैसा डाल रखा है तो और मुझे नहीं पता कि वो कंपनी अंदरूनी क्या छेड़छाड़ कर रही है, उसके कुछ इश्यू चल रहे हैं या अंदर उसने कुछ पैसा दबा करके बैठी है जो लोगों को नहीं दिखा रही है, और ऑडिटर की रिपोर्ट में उस ये चीज़ उस सामने आ गई है, ऑडिटर ने कंप्लेन कर दी कि यार ये चीज़ ऐसी गलत हो रही है और ये चीज़ सामने आ गई, तो अब ये चीज़ सामने आ गई तो स्टेक होल्डर को पता चलेगा ना कि भाई मेरे जो पैसा मैंने जिस कंपनी में लगाया हुआ है वो कंपनी तो धोखेबाज है, या फिर उसकी जो रिपोर्ट है उसमें सब अच्छा आया है, उसने सही तरीके से चेकिंग की और पता चला कि वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा सही जगह लगा हुआ है। तो ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है ये हेल्प करता है शेयर होल्डर को डिटरमाइन करने में कि ट्रू एंड फेयर पील्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने रखी गई है वो सही है या नहीं है, तो ये चीज़ ऑडिटर की ओपिनियन से बहुत हेल्प करती है। Next is, however, it cannot be considered as an assurance as to future viability of the entity or the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the entity. बट अब ये ऐसा नहीं है कि ऑडिटर की रिपोर्ट जो है या ऑडिट जो है ये बिल्कुल ही परम सत्य है, ये सब कुछ सत्य है, सब कुछ गलत है, बस यही सत्य है, ऐसा भी नहीं है। आप इसको प्रॉपर एज एन इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ऑडिटर भी मिल जाते हैं। आपने कई बार कुछ केसेस देखे होंगे कि कई केसेस में अगर आप उठा करके देखो कुछ केसेस, तो सीए को भी बहुत जगह पकड़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एज एन ऑडिटर कई जगह काम कर रहे होते हैं और जो कंपनीज के गलत काम होते हैं वो उसको छुपाने में हेल्प कर देते हैं, वो उनको तरीके बता देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए होता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत कम पॉइंट में ऐसे लोग हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ही ऐसे। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो भी ये ऑडिट रिपोर्ट है इसको आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं कंसिडर नहीं कर सकते एज एन इंश्योरेंस। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि यही सत्य है, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो फ्यूचर की वेबिलिटी है आपकी एंटिटी की, वो भी आपकी कितनी इफेक्टिवनेस होगी, कितनी एफिशिएंसी होगी, वो भी आप जो है उस पर बेस पे नहीं ध्यान दे सकते। नाउ कम टू द स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ ऑडिट हो सकती है? ऑडिट हर जगह कई जगह हो सकती है। स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी डिटरमाइंड बाय ऑडिटर। अब कहाँ कहाँ ऑडिट होना है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इज टू बी डिटरमाइंड बाय ऑडिटर, यानी कि ये कौन डिटरमाइन करेगा? ऑडिटर करेगा। क्या क्या चीज़ वो कंसिडर करेगा इसमें कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एज अग्री विद द क्लाइंट एंड स्पेसिफाई इन लेटर ऑफ एंगेजमेंट, कि ऑडिट की जो भी एंगेजमेंट होगी वो क्या होगी, ये कैसे डिसाइड होगा कि क्लाइंट और उसके बीच में चीज़ें अग्री होंगी, लेटर ऑफ एंगेजमेंट्स होंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन कौन सा ऑडिट उन पे एप्लीकेबल होता है, और प्रोक्योरमेंट ऑफ आईसीआई एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। अब देखो इसका मतलब क्या है, इजी सा अगर आम भाषा में बोला जाए तो कंपनी में देखो कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, आपकी मैनेजमेंट भी इंक्लूड होती है, आपका टैक्सेशन इंक्लूड होता है, आपका नॉर्मल जो है अकाउंट्स इंक्लूड होता है। तो आपका ऑडिट हर जगह का हो सकता है, लाइक कॉस्ट ऑडिट हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकता है, टैक्स ऑडिट भी आप कह सकते हो, टैक्स ऑडिट हो सकता है, साथ ही साथ बहुत सारी जगह पे ऑडिट आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बनती हैं आपकी ऑडिट के लिए। तो ये बात की गई है कि कौन कौन से स्कोप पे ऑडिट किया जाएगा, कौन कौन सी जगह पे ऑडिट होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो कि ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मेन टॉपिक था आज का, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑडिट का मतलब क्या है, ताकि आगे आने वाले जितने भी ऑडिट के टॉपिक्स होंगे उसको आप इजीली आराम से समझ सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मतलब अच्छी बात नहीं है, जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी फ्यूचर में आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन।